बेसिकली बिजनेस लॉ में क्रॉस ऑफर जब दी जाती है तो जो इससे पिछली ऑफर होती है वो ख़त्म हो जाती है और जो नई ऑफर जो दी जाती है बस वही वैलिड रह जाती है, ये होता है। अच्छा जी, साथ नहीं दे रहा है, खैर तो भारत आगे बात बढ़ाते हैं। अच्छा, आपकी स्क्रीन पर बताइएगा अभी क्या आ रहा है। ये पास पेपर्स आ रहे हैं आपकी 10 years स्क्रीन, के क्वेश्चंस। है ना? ठीक है, यस ओके यस सर। ओके। सही है, तो आपने पीडीएफ दिया है ना हमें? हाँ, ये मैं असल में इसमें से हम एक सवाल उठाएंगे ना, अभी वो करेंगे हम सॉल्व, तो इसलिए जो है आप लोगों से ओके सर। ये। तो आज जो हमारा इरादा है पढ़ने का वो है केसेस। केसेस हाइपोथेटिकल होते हैं, ठीक है ना? और ये किसी भी, अच्छा माइक देखें, जब आप बोलना बंद करते हैं तो बस माइक बंद रखें। देखें ना, अब ये इस काबिल है ही नहीं सारे, मैंने बंद कर दिया बिल्कुल। लीजिए बिजनेस लॉ की। हेलो, क्या कह रहे हो भाई? चैट में बोले, हम जो भी बोल रहे हैं, मैंने माइक बंद कर दी। अच्छा, सर आपकी आवाज बहुत अटक रही है। आवाज अटक रही है। क्या चीज? शादी कैसी रही? शादी कोल्ड कॉफी बहुत पहुंचा अच्छी दिया है। हमने। हमें तो नहीं बुलाया। भाई हेलो मैंने किसको कोल्ड कॉफी पिछा दी? हेलो, यस सर। क्या हो जी रहा है भाई सर। यहाँ? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? सर जैन की सर शादी का डिस्कशन, क्लास ले रहे हैं बिजनेस सर। लॉ की क्लास हो रही है। मैं एक मिनट जी, मैंने माइक बंद कर दिए सारे, ठीक है ना? ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पास्ट ईयर्स के चैप्टर वाइज हैं जो ऑलरेडी मैं आपको सेंड कर चुका हूँ, ठीक है ना? तो अभी जो आज मैंने सोचा है आपको पढ़ाने का वो है केसेस। केसेस क्या होते हैं कि हाइपोथेटिकली वो एक सिचुएशन बनाकर आपसे सवाल किया जाता है और आपको उन सवालों के जवाब देने होते हैं, ठीक है जी? तो चैप्टर 1 से अगर हम शुरू करें, देखें जी, वीडियोस बंद रखें अपनी, कोशिश करें बंद रहें, अच्छा नहीं लगता। हाँ, अनजाने में खुल जाती है, आई नो आई नो। खैर, अब देखें, पहला सवाल है ये, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स किसे कहते हैं? बिजनेस लॉ में कोई भी एक बंदा, उसका नाम मिस्टर एक्स रखा जा सकता है, ठीक है ना? तो मिस्टर एक्स ऑफर टू सेल 2 plots of land to Mr. Y at a certain price. Mr. Y accepted the offer for 1 plot. Is there a valid contract? ये 2016 प्राइवेट में एक सवाल है। अब देखें, इसका जवाब आपको किसी भी बुक में एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, आपको ये खुद ही इस तरह की एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जब आएगी तो जो है ना वो आपको खुद ही उसका जवाब। इंडस्ट्रियल लॉ भी कंप्लीट नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल लॉ हम इसको कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह, फिजिकल क्लास जो हमारी होगी, ठीक है ना? और एक बात और, आज बस मैं एक ही सेशन लूंगा क्योंकि मुझे एक जनाजे में जाना है 1:15 तक, तो यहाँ से मुझे निकलना है, तो मैं बस एक ही सेशन लूंगा क्योंकि मुझे जाना है। अच्छा, पेपर्स कब हैं? पेपर्स कब हैं को छोड़ो अभी, बस अब बाकी बातें होंगी इंशाल्लाह, बताऊंगा ना अब आके फिजिकल क्लास में आपको सारी बातें। अच्छा, अभी आपने सुना ना मैं सवाल क्या कर रहा हूँ? पहले चैप्टर का सवाल है, 16 प्राइवेट में आया वो, कि मिस्टर एक्स ने ऑफर किया टू सेल प्लॉट, क्या करने के लिए? प्लॉट को सेल करने के लिए,
अच्छा, एक्स ऑफर कर रहा है वाई को एक खास कीमत पर, लेकिन क्या कह रहा है, 2 प्लॉट्स ऑफ लैंड। एक्स बोल रहा है कि भाई मैं आपको 2 प्लॉट बेचना चाहता हूं, ठीक है जी। अब वाई ने क्या करा, वाई ने सिर्फ एक प्लॉट की हामी भर दी। वाई ने कहा मैं दोनों प्लॉट्स खरीदना नहीं चाहता, बल्कि आप क्या करें, आप मुझे सिर्फ इनमें से एक प्लॉट दे दें। अब सवाल यह है, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? ठीक है जी, सवाल आपने पढ़ लिया, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? अब इसका जवाब लिखने के लिए वी विल गो टूवर्ड्स एक न्यू, मैं अभी खोलता हूं आपसे, बट आपको नजर आना चाहिए ब्लैंक। टू 2016 प्राइवेट, ठीक है जी, केस नंबर 1। चेक क्या आपसे क्या शेयर हुआ है? हाँ ये शेयर हुआ, तो ये शेयर होना चाहिए। अब नजर आया आपको लिखा हुआ 16 प्राइवेट केस नंबर 1। केस मैंने आपको पढ़ा दिया कि भाई एक्स ने कहा वाई को कि मैं आपको 2 प्लॉट्स बेचना चाहता हूं। वाई ने कहा कि मैं एक खरीदने को तैयार हूं। सो अब हम इसका जवाब लिखेंगे। ये इसका जवाब कितने नंबर का होगा? इसका जवाब 4 नंबर का होगा, ठीक है जी। इसका जवाब 4 नंबर का होगा। अब 4 नंबर के लिए जो है वो 4 नंबर 4 मार्क्स है टोटल। अब 4 मार्क्स डिवाइडेड किस तरह हुआ मैं, 4 मार्क्स है, 4 मार्क्स में से 2 मार्क्स जो है इसके वो होंगे फॉर डिसीजन एंड 2 मार्क्स फॉर जस्टिफिकेशन, ठीक है जी। 2 नंबर आपके फैसला सुनाने के, 2 नंबर आपके जस्टिफिकेशन के। अगर आप सिर्फ फैसला सुना देते हैं तो उसके आपको कितने नंबर मिलेंगे? उसके आपको नंबर मिलेंगे 2। अगर आप जस्टिफिकेशन भी सही देते हैं तो पूरे पूरे नंबर इसके मिल सकते हैं। तो बिजनेस लॉ में अगर कोई केस आ जाता है तो बेहतर है कि आप इसको लाजमी अटेम्प्ट करें। अब देखें, मैं इसका जवाब लिख रहा हूं, यहां से मैं इसका जवाब लिख रहा हूं। देयर इज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट between Mr. X and Mr. Y. There is no valid contract between Mr. X and Mr. Y. ठीक है जी, कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के दरमियान। तो ये हमने दे दिया डिसीजन। अगर ये हमारा डिसीजन सही है, अगर हम आगे कुछ भी नहीं लिखते हैं तो 2 नंबर हमें कम से कम मिल जाएंगे, ठीक है जी। अभी अगर इसी सवाल को हम कंटिन्यू रखते हैं और हम इसमें मजीद अगर कुछ लिखते हैं, हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? जरा चैट में बताएं मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, ओके ओके। अभी क्या कह रही है? आ रही है, ठीक है, बस ठीक है ठीक है। अच्छा, देयर इज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, डिसीजन हो गया। अब हम जस्टिफिकेशन देंगे। इसकी जस्टिफिकेशन यहां से हम शुरू करेंगे। इन रिस्पॉन्स ऑफ मिस्टर एक्स ऑफर, मिस्टर वाई responded with क्रॉस ऑफर। आयशा अभी आप पूछ रही थी तो वही आ गया, मिस्टर वाई responded with क्रॉस ऑफर, ठीक है जी। भाई मिस्टर एक्स ने जो ऑफर दी थी कि भाई मुझसे 2 प्लॉट खरीद लो, मिस्टर वाई ने रिस्पॉन्ड किस तरह किया? क्रॉस ऑफर के, कि भाई मैं 2 नहीं खरीद रहा, मैं 1 खरीद रहा हूं। तो ये क्या कहलाती है? क्रॉस ऑफर कहलाती है, ठीक है जी, क्रॉस ऑफर। देयरफॉर द ऑफर
given by Mr. X stands cancel। इसलिए वो ऑफर जो मिस्टर एक्स ने दी थी, जैसे ही क्रॉस ऑफर मिस्टर वाई ने दी, मिस्टर एक्स की ऑफर रिजेक्ट भी हो गई और कैंसिल यानी कि खत्म भी हो गई। आ रही बात समझ में? तो दिस इज द आंसर। ये आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपने लिख लिया है। तो अब हम अगले केस की जानिब बढ़ेंगे। तो एक हमारी अदालत में केस आया और उस हमने केस को क्या कर दिया जी, सॉल्व कर दिया। ठीक है ना। हमने अपने फैसले के अंदर दो बातें लिखी, एक हमने जस्टिफिकेशन लिखी और एक हमने अपना डिसीजन लिखा। पहले हमने डिसीजन दिया, उसके बाद हमने जस्टिफिकेशन दी। अब हम अगले सवाल की जानिब बढ़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल वहीं से उठाएंगे। ये देखें, एक्स वाला हो गया। अब ये सवाल जो है ना, गाय बगाए आप लोग पूछते हैं मुझसे। क्वेश्चन नंबर 10 जो 2015 प्राइवेट के अलावा बहुत सारे ईयर्स में ये सवाल आया हुआ है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। डिस्कस द स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द लीस्ट 7 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखें, इसमें सवाल जो है ना, बेसिकली ये सवाल दो हिस्सों में कैटेगराइज हुआ है। इस सवाल के एक हिस्से में ये पूछा जा रहा है कि तमाम एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है ना, तमाम एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते जबकि तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स होते हैं। उसके बाद एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पूछा। तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो आप अच्छी तरह उससे वाकिफ हैं, आप जानते हैं। लेकिन जहां तक बात है, हाँ काशान बेटा, ये सवाल जो था बस इतना ही है। 4 नंबर में दो चीजें देनी है। यहाँ पर लेंथ मैटर नहीं करती, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट मैटर करता है। ये जो 4 नंबर के सवाल आते हैं, इसमें सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है, इसमें लेंथ की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी। तो हमने दो चीजें दी थी ना, एक तो हमने पहले डिसीजन दिया, फिर हमने जस्टिफिकेशन दी, तो बात मुकम्मल हो गई। अच्छा, अब इसका जरा सुने। इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसा सवाल अगर आगे जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको, सबसे पहले आप क्या डिफाइन करेंगे? आप पेन पेपर ले लें, आप लिख लें, मेरी बात को गौर से सुनकर लिख लें, क्योंकि मैं 4-6 लोगों को जवाब में दे चुका हूं। ठीक है ना। अब पहली बात ये कि सबसे पहले इसमें डिफाइन करेंगे एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की हेडिंग डालेंगे, एग्रीमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे। हेडिंग नंबर 2 कौन सी होगी? हेडिंग नंबर 2 होगी काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट। आप लिखेंगे देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट। ये मैं लिखवा चुका हूँ शुरू की क्लासेस में। कुछ बच्चों के पास होगा, कुछ के पास नहीं भी होगा, जिन्होंने लेट एडमिशन लिया था। फिर आप क्या करेंगे जी, फिर आप ये करेंगे कि काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट में सोशल एग्रीमेंट और लीगल एग्रीमेंट डिफाइन करेंगे। फिर आप कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होता है जो लीगल एग्रीमेंट होता है। अ सोशल एग्रीमेंट कैन नेवर बी कॉन्ट्रैक्ट, अ लीगल एग्रीमेंट इज ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं। जो सोशल एग्रीमेंट होता है वो कभी भी कानूनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। सोशल एग्रीमेंट क्या होता है? सोशल एग्रीमेंट ये होता है जी, जो हम वादे वहीदे नहीं करते दूसरों से, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, मेरा ये काम हो जाए मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। ठीक है ना। अब ये ट्रीट देने का जो वादा होता है, अगर कोई बंदा ये वादा वफा ना करे तो आप उसके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते। अगर कोई ये कहता है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा और एकदम से अगले ही 2-4 दिन बाद वो आपको व्हाट्सएप पर अगर ब्लॉक भी कर देता है, तो आप उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, ना ही उस पर केस कर सकते हैं कि जज साहब इसने तो सारी जिंदगी वादा निभाने का बात की थी, लेकिन इसने मुझे अब व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया है क्योंकि इसका कहीं और रिश्ता हो गया। तो भाई ये सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं जो आपने सुने ही होंगे ना, कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और इस तरह की बातें। तो ऐसी चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं। अच्छा, तो लीगल एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं? लीगल एग्रीमेंट्स ये होते हैं कि भाई मैंने ये आपसे खरीदा, मैंने ये आपको बेचा। ठीक है ना। इसी तरह निकाह इज अ लीगल एग्रीमेंट। ठीक है ना। अब निकाह में जो है ना, जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ बेटा। स्टैम्प पेपर में भी लिख के दो तब भी कोई फायदा नहीं है ना फैजान। बोलिए अफसा, आप क्या कहना चाहती हैं? अफसा, अच्छा आगे चलते हैं। अनम्यूट करूं? ओहो, चलो मैं अनम्यूट करता हूं आपको। अच्छा, कहाँ है अफसा? HABCD,
जी हफ्सा, आप माइक खोल सकती हैं अपना। जी जी बोलिए। सर मैं कह रही थी कि जैसे आपने बोला ना कि पहले हम एग्रीमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट लिखेंगे, सोशल और लीगल, फिर हाँ, कॉन्ट्रैक्ट का क्या लिखेंगे वो मुझे समझ नहीं आया। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे आप, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखने के बाद आप एक हेडिंग डालेंगे, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ये जो पूरा जुमला लिखा हुआ है ये जुमला लिखेंगे। उसके बाद आप नीचे जस्टिफिकेशन ये देंगे, आप चाहें तो लिख ले, मैं बोल रहा हूँ, वरना रिकॉर्डिंग में आपको बार बार सुनकर आप बाद में भी लिख सकते हैं कि an agreement enforceable at law is a contract, therefore only legal agreement can become a contract. Only legal agreement can become a contract, but a social agreement can never become a contract. Therefore all agreements are not contract but all contracts are agreements. यहां तक आप लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप इसेंशियल्स थोड़े से एक्सप्लेन करेंगे, 4-6 कर सकते हैं। और इसमें जैसा कि बताया हुआ है कि कम से कम 7 आपने करने हैं, तो आपने 7 जो है वो इसेंशियल्स एक्सप्लेन करने होंगे। जब आप 7 एक्सप्लेन करेंगे तो होगा ये कि वो बस लेंथ उसकी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, मैंने आपकी चैट में पढ़ रहा हूँ, उसका जवाब ये कि देखें, ये रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिएगा। ये मैं पहले भी कई बार मेरी और भी रिकॉर्डिंग में है, ये रिकॉर्डिंग में आज ही दे दूंगा आपको, तो आप इसमें इसको कर लीजिएगा। खैर आगे चलते हैं, अब अपना हम आगे बढ़ेंगे। अब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में से देखते हैं कोई केस। इस साल वैसे एक्सपेक्टेड भी है कि मतलब शायद कोई आपसे पूछ लिया जाए। उसकी वजह यह है कि 1-2 सालों से नहीं आ रहे हैं, तो लेकिन बहरहाल एक नॉलेज होती है इंसान की, उसके लिए भी बहरहाल ये ज़रूरी होती है। अच्छा, आप भी इसको पढ़ सकते हैं कि कोई केस आपको नजर आए, जैसा अभी आ गया, देखें 2013 रेगुलर का केस है। इसमें लिख रहा है मिस्टर ए ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन मिस्टर बी अमाउंटिंग ₹50,000 पेबल आफ्टर 2 मंथ्स। एक बिल था जो कि मिस्टर ए ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन मिस्टर बी पर ड्रॉ हो रहा है मिस्टर ए का बिल ऑफ एक्सचेंज ₹50,000 पेबल आफ्टर 2 मंथ्स। मिस्टर बी इज अ फिक्टिशियस पर्सन। मिस्टर बी क्या है? फिक्टिशियस यानी कि मशकूक इंसान। ऑल्दो इट इज अ बिल एंड मिस्टर ए इंडोर्स इट टू मिस्टर सी। मिस्टर ए के पास वो बिल था, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से पैसे लेने थे, मिस्टर ए ने वो बिल आगे बढ़ा दिया मिस्टर सी को, मिस्टर सी को इंडोर्स हो गया मिस्टर सी। अच्छा, ए liable to pay to Mr. C. Is Mr. A liable to pay to Mr. C? क्या Mr. A liable है to pay to Mr. C? अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा इसमें कुछ कमी है सवाल में ना। इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ मिस्टर बी होना था, ये सवाल होना चाहिए था। देखें, ए ने ड्रॉ किया बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन मिस्टर बी, ठीक है जी। तो अच्छा, मिस्टर बी बेसिकली जो है उन्होंने पेमेंट देनी थी। Although it is a bill and Mr. A endorsed it to Mr. C, मिस्टर ए ने वो क्या कर दिया, मिस्टर सी को दे दिया कि आप जाके बी से पैसे ले लेना। तो ये क्या होता है? ये इंडोर्समेंट होती है। आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ी होगी, शायद आपने पार्ट 2 में भी पढ़ा है इंडोर्समेंट। तो इंडोर्समेंट क्या होती है? इंडोर्समेंट ये होता है कि आप अपना राइट किसी और को हैंड ओवर कर दें। दिस इज कॉल्ड इंडोर्समेंट। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 50,000 रुपए लेने थे। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 50,000 रुपए लेने थे। मिस्टर ए ने अपना हक कि उन्हें ये 50,000 रुपए मिलने चाहिए थे, अपना ये हक उन्होंने आगे बढ़ाकर मिस्टर सी को दे दिया कि अब मैं ये 50,000 रुपए नहीं लूंगा, आप ये जाकर
मिस्टर बी से 50,000 रुपए ले लीजिएगा। अब मिस्टर बी ने कर दिया डिफॉल्ट। अब इसके आगे एक जुमला इसमें और भी आएगा, इन केस ऑफ डिफॉल्ट मिस्टर बी। वो जुमला इसमें नहीं नजर आ रहा है, मैंने आपको वैसे ही बोल दिया वर्बली, आप लिख लीजिएगा। अब क्या मिस्टर ए लायबल होंगे अगर बी नहीं देता है मिस्टर सी को पैसे, तो क्या ए मिस्टर सी को पैसे देंगे? अब इसका जवाब ये है कि मिस्टर ए will not be liable to pay to Mr. C in case of default of Mr. B. इसका जवाब लिखने के लिए हम वर्ड फॉर्मेट पे जाएंगे। This is case number 2. This was case number 1. Case number 2. पहले decision and then justification. Mr. A will not be liable to pay to Mr. C in case of default of Mr. E. ये है जी डिसीजन। तो डिसीजन में हमने क्या लिखा? डिसीजन में हमने ये लिखा कि भाई मिस्टर ए जो है वो लायबल नहीं होंगे टू पे टू मिस्टर सी को पेमेंट करने के इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ मिस्टर बी के डिफॉल्ट की सूरत। सही है जी। तो ये हमने दे दिया है फैसला। अब हम क्या करेंगे? अब हम देंगे इसकी जस्टिफिकेशन कि भाई मिस्टर ये जो हैं ए, ये सी को पेमेंट करने के लायबल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि दरअसल तो पेमेंट करनी थी इन्होंने ही, ठीक है ना, पेमेंट तो उन्होंने ही करनी थी ना मिस्टर ए ने सी को। अब सी को उन्होंने पहले कह दिया कि जाओ जाके बी से ले लेना, बी ने भी डिफॉल्ट कर दिया, तो अब कहानी घूमकर डेफिनेटली आ जानी चाहिए मिस्टर ए पर। लेकिन एज पर द लॉ हम ये कह रहे हैं कि मिस्टर ए की अब जिम्मेदारी नहीं है। क्यों नहीं है जिम्मेदारी? इसकी हम जस्टिफिकेशन अब लिख रहे हैं, आपने भी उसको लिखना है, ठीक है। After endorsement, the last party will not be liable in case of default। ठीक है जी। भाई जी मैं कर रहा हूँ जस्टिफिकेशन ही लिख रहा हूँ, आप तवज्जो रखिए फिलहाल। अब जस्टिफिकेशन फुल स्टॉप के बाद आफ्टर एंडोर्समेंट द लास्ट पार्टी विल नॉट बी लायबल इन केस ऑफ डिफॉल्ट, फुल स्टॉप। In this case, endorsement is already done. Therefore, Mr. A is not liable to pay to Mr. C. It is now the contract between Mr. B and Mr. C। ठीक है जी। हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि भाई जब इंडोर्समेंट हो चुकी है और ए अब आ गया बाहर। अब होता क्या है इस तरह की इंडोर्समेंट में कि इंडोर्समेंट से पहले आप कंफर्म करते कि हाँ जी आप इस बंदे से पेमेंट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। ये सुंबल आपकी तरफ से ये लाइनें खींची जा रही हैं, इसमें सुंबल सुंबल लिखा हुआ आ रहा है बार बार, ख्याल करें। विंडोज 10 का फायदा यही है, सब नाम लिखा हुआ आ जाता है, कोई भी क्या हरकत कर रहा है इसमें। अच्छा 13 का ये सवाल है।
जी हाँ, ये दूसरा सवाल हमने, दूसरा केस भी हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना। इस तरह के और भी बहुत सारे आए हुए हैं, आगे चलते हैं, फिलहाल देखते हैं। अब तीसरे केस की जानिब हम बढ़ते हैं। हाँ जी, मॉर्गेज एंड चार्ज। A mortgage is a certain plot to be, and afterwards build a house on the plot. Is being entitled to the house as well as plot for the purpose of his or her security. सुना आपने सवाल, नजर आ रहा है ना कि भाई ए ने प्लॉट मॉर्गेज किया था, अब बाद में उसने प्लॉट पर बिल्डिंग भी बना ली, तो क्या उसका जो, जिसके पास हमने मॉर्गेज की अपनी प्रॉपर्टी, क्या उसका हक हमारी बिल्डिंग पे भी होगा या सिर्फ प्लॉट पर होगा, बिल्डिंग पर नहीं होगा? भाई अब जाहिर है कि क्योंकि प्लॉट पर ही तो बनाया गया है, ठीक है ना, प्लॉट पर ही तो बनाया गया है, तो इसलिए उसकी जो इंटाइटलमेंट होगी वो प्लॉट पर भी होगी। आ रही है बात समझ में? प्लॉट पर समेत बिल्डिंग समेत, अब उस प्लॉट पर जो कुछ रख दिया जाएगा वो उस पार्टी का हो जाएगा जिसके पास वो प्लॉट मॉर्गेज है। सवाल आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो ओके जरूर लिख दें चैट में, ताकि मुझे थोड़ा पता चल जाए। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे तो, कि भाई मिस्टर ए है, उन्होंने एक प्लॉट मिस्टर बी के पास मॉर्गेज किया, यानी कि जमानत के तौर पर रखवाया। अब प्लॉट मॉर्गेज है, अब प्लॉट पर अगर आपने बिल्डिंग बना ली तो नीचे से प्लॉट खींच के ले जाएगा क्या निकाल के? नहीं लेके जाएगा ना। तो बिल्डिंग पर भी उसी का हक होगा जिसके पास प्लॉट आपका मॉर्गेज है। जब वो बेचेगा तो प्लॉट पर जो कुछ है वो सब बिक जाएगा, तमाम वो चीजें जो फिक्स होती हैं वो तमाम चीजें बिक जाएंगी। ठीक है जी। आज आखिरी ऑनलाइन क्लास है, अगले इतवार से फिजिकल क्लास होंगी। कोई मजीद ऑनलाइन क्लास किसी भी सब्जेक्ट की मैं नहीं लूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से उम्मीद भी यही है कि अब ये लॉकडाउन ना लगे, क्योंकि आई हेट टू वॉच द स्क्रीन ऑफ लैपटॉप कंटिन्यूअसली, और बच्चों की शक्लें भी नजर नहीं आ रही होती, समझ में नहीं आ रहा होता है, बच्चे सवाल करने में भी जरा इश्यूज होते हैं। तो सारे मामला इंशाल्लाह अब खत्म हो रहे हैं। अगली क्लास जो हमारी होगी वो फिजिकल होगी, आप तमाम लोगों की रेलिवेंट जगहों पर, ठीक है जी। प्लस ये है कि अभी मैंने आपको जैसा कि बताया शुरू में, मुझे एक जनाजे में जाना है, जोहर का वक्त तकरीबन हो चुका है, तो बस एक आखिरी केस में करवा के आज क्लास हम एंड कर देंगे, आज बस इतना ही, ठीक है जी। तो अब हम इसको पढ़ लिया आपने। सवाल क्या है हमारा? इज बी इंटाइटल्ड टू द हाउस एज वेल एज प्लॉट, ये हमारा सवाल है इसमें। अब हम इसका केस नंबर 3 का जवाब लिखते हैं। Mr. B will be entitled for the building as well। ये हमने दे दिया डिसीजन कि मिस्टर बी जो है वो इंटाइटल्ड हो जाएंगे बिल्डिंग के भी, ठीक है जी। अब हम जस्टिफिकेशन लिखेंगे। एयर मेंशन कर दूं, एयर मेंशन कर दूं, अरे करता हूं, 2010 देखे बता दिया वैसे तो एक मोहतरमा ने, लेकिन फिर भी मैं ये देखें 2010 रेगुलर का सवाल है, ये लिखा हो। जब सवाल आपको स्क्रीन पर शो किया है तो ये भी जरा गौर से अगर आप देख लेते तो आप फिर ये सवाल ना करते। खैर, मिस्टर बी विल बी इंटाइटल्ड फॉर द बिल्डिंग एज वेल। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा डिसीजन, 2 नंबर तो हमारे यहाँ पर पक्के हो गया। आगे हम क्या लिखेंगे? ऑल द fixtures are mortgaged with
plot as per mortgage law. Therefore, the building will also be mortgaged. ठीक है जी, क्योंकि मॉर्गेज लोग कहता है कि भाई तमाम फिक्चर्स क्योंकि मॉर्गेज हो जाते हैं तो बिल्डिंग क्योंकि फिक्चर में आती है इसलिए वो भी मॉर्गेज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है जी, अच्छा अब अगर कोई सवाल है आपका तो वो सवाल आप कर लें। ठीक है जी, अदरवाइज आई एम गोइंग टू क्लोज दिस क्लास एंड ठीक है जी, कोई किसी का सवाल है तो वो कर सकते हैं। मैं माइक ओपन कर दिया मैंने, आपके चैट मैंने बंद कर दिए। रेलेवेंट सवाल होना चाहिए, अदरवाइज मैं रिमूव भी कर दूंगा आपको। जी बोलिए, सवाल किसका है? सर ये जो आपने पास पेपर सर जो सेंड किया था सर पहले जो भी हाँ। आपने करवाया इससे, हाँ सर अगर ये पूरा कवर कर ले तो तैयारी हो जाएगी सर? हाँ हो जाएगी, हो जाएगी। ये तो 3 साल में भी कवर नहीं कर सकता एक बंदा जितना ये सवाल आते हैं मेरे लाल। सिर्फ गैस पेपर पहले करो, उसके बाद देख लेना जितने इसमें से हो सके। अच्छा सर सर, ये डीपी का गेस्ट पेपर नहीं भेजा आपने? कौन बोल रहा है? तानिया। बेटा इंशाल्लाह आप चलें, फिजिकल क्लास में बुध को दे दूंगा आपको। ओके सर। जी किसी और का कोई सर कल सवाल? से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट है ना? हाँ जी बिल्कुल, फिजिकल हाँ ऑफलाइन वही। या एग्जैक्टली। किसी और का कोई सवाल? बेटा कोई सवाल है किसी का? नो सर। जी बोलिए। सर ये फाइल जो है ना ये आप सेव करके ग्रुप में सेंड कर दिएगा। बेटा Word वाली। मैंने हर ग्रुप में सेंड की थी। ओके सर मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ ओके भाई, अल्लाह हाफिज।